नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग आईटी कंपनी के बारे में चर्चा करें। जहाँ तक कंपनी की जब हम वेबसाइट्स पे विजिट कर रहे थे तो हमें अच्छी बातें लगी कि अच्छा कंपनी एआई बेस्ड एमआईएल पे कामकाज करती है, टूल इन द इम्प्रूवमेंट्स फॉर द उसको लेकर कहती है और टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत को लेकर के इनकी टैगलाइन चलती है और कहती है लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू द डिलीवर कस्टमाइज सॉल्यूशंस को लेकर के, चाहे वो एफिशिएंसीज़ को लेकर के देखा जाए या बाकी चीज़ों को लेकर देखा है, तो फिर इनमें कंपनी क्लाउड बेस्ड कामकाज करती है। कंपनी का नाम उन्होंने को रखा है कोलैब। कोलैब की बात करें तो कोलैब इन पे स्पोर्ट की बात करती है। स्पोर्ट में बेसिकली है क्या? ये स्पोर्ट टेक के ऊपर कामकाज करती है। शायद एंटरटेनमेंट इंफ्रा, स्पोर्ट इंफ्रा पे कामकाज है। स्पोर्ट ट्रेक के अंदर इनका रोल बनती है। इसके अलावा स्पोर्ट एंटरटेनमेंट पे कामकाज करती है, जो कि स्पोर्ट आजकल दुनिया में एक बड़ी उभरती हुई कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ स्पोर्ट्स में खासकर डिजिटल स्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। जब वो फन एंगेजमेंट की बात करें, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की बात करें, क्लाउड मैनेजमेंट, डेटा माइनिंग की बात करें। कहते हैं क्या क्रैक एंड स्पोर्ट्स मार जो कि मार्केटिंग कैंपेन है विद द कोलैब स्पोर्ट के साथ इनका कारोबार, जो कि अलग-अलग उन्होंने नाम मेंशन किया हुआ है। कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी है और कंपनी को लेकर थोड़ा-सा हम समझने की प्रयास करेंगे, जहाँ कंपनी कोर सर्विसेज और एडिशनल सर्विसेज के अंदर काम में क्या कहती है, उनमें ज़रा समझने की कोशिश। कोर सर्विस के अंदर कहती है कि इनके पास क्या निकल के आती है। ऐसा कोई बेरी डेटा की बात नहीं करती, केवल कहती है इम्प्रूव बिज़नेस एफिशिएंसी बाय द आउटसोर्सिंग प्रोसेस मैनेजमेंट पे इनका फ़ोकस रहा। नॉन कोर के आइटम में देखेंगे इसमें क्या कहती है। इसके अलावा उन्होंने अपनी कुछ टैगलाइन तो उन्होंने चला के रखी है। इसके अलावा नॉन कोर के अंदर कहती है कि बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट की बात, एआई, एमआई, एल ऑटोमेशंस इन द डेटा मैनेजमेंट, केवाईसी वेरिफिकेशंस, क्लाउड सर्विसेज, बैकग्राउंड्स वेरिफिकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कामकाज करती है। चलिए इन सभी चीज़ों को लेकर के मार्केट की एनालिसिस करते हैं, वो क्या कहती है। तो जहाँ तक देखा गया कंपनी को लेकर के, तो जब हम इसको अभी जस्ट रिसेंटली ट्रैक कर रहे हैं, तो एक सेकंड थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ मेरी डेटास में शायद इशू आया है। मैं एक सेकंड में इसको फिक्स करूँ तो शायद हमारे सामने ये दिखता है। जो इनका यदि बुक वैल्यू की तरफ मूव करें तो करीब कहती है कि ₹2.22। इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी बेटर है, बट करंट प्राइस से अभी भी क्या है, लो पे है। अच्छी बात है। अर्थात इंट्रिंसिक वैल्यू से बेटर रिजल्ट बना के दे रही है। लेकिन कंपैरिजन विद इंडस्ट्रियल के पीस है जो निवेशकों का इंटरेस्ट की बात करें, जो कि अर्निंग पर शेयर से डिसाइड किया जाता है। तो 20 पैसे की अर्निंग के बेस पे इसकी डिमांड कितनी बनी है? 69x की डिमांड है। जिसकी बेसिस पे मार्केट में ₹13 तक की भीड़ का आंकड़ा कहती है, स्टॉक की परफॉर्मेंस कहती है, जबकि हायर टू हायर कभी ₹22 तक गया था। फिलहाल यदि 13 पे आसपास चल रही है, अर्थात ये ऊपरी सतह से गिरावट के बाद क्या दोबारा चलने के लिए तैयार हो रही है, या केवल और केवल पैनिक करने के लिए, मार्केट को सेंटिमेंट खराब करने के लिए, सेंटिमेंट बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए, दूसरे को बिगाड़ने के लिए, ऐसी चीज़ें चली थी। यदि हम कंट्रोल की बात करें तो करीब 33% के पास ही कंट्रोल है कंपनी का, जो प्रोमोटर होल्डिंग की बात कहती है। आरओई, आरओसी के डेटा 8% के आसपास दिशा दिशा दिखाती है। जहाँ तक कंपनी में आप डेट्स को देखें तो डेट्स बिल्कुल फ्री है, लेकिन करंट रेशियो का नंबर देख कर के हमें लगा कि अच्छा यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर की बात कर रही है। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या इनको लेकर इम्पैक्ट तो नहीं किया? इसके लिए हमने कुछ स्पेशल रेशियोज़ भी लगाया है, जहाँ पे हम कुछ एक्चुअल समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेट इनकम मार्जिन क्या रहा, डेटर्स रेशियोज़ क्या कहती है, डेटर्स वर्सेस प्रोफिटेबिलिटीज़ रेशियो क्या कहती है। तो चलिए इन सभी पहलुओं की तरफ हम लोग ध्यान देने के प्रयास करते हैं। जो कंपनी 1980 ईस्वी में बनी थी, कोडेब्स क्लाउड के नाम से, और इनका कामकाज था एशो लीडिंग, कहती है जो डील इन द आईटी प्रोडक्ट में डील करती थी। इस कंपनी को लेकर के, इनके बिजनेस को हम लेकर के समझने की कोशिश करेंगे, आखिर इस कंपनी में और इनके बिजनेस में एनालिसिस पार्ट क्या कहते हैं, जिसमें कि रिस्क का बात करते हैं, जिसमें रिस्क के बेसिस पे जो रिजल्ट बना है, रिजल्ट के बेसिस पे जो रिटर्न डिमांड बनी है, या डिमांड लगातार घटती है या कई बार बढ़ती है घटती है, तो तब इसको सभी का आंकड़ा करेंगे। जहाँ तक चार्ट लेवल के सवाल है,
जो मार्केट की रिएक्शन की तरफ देखें तो यहाँ पे बॉटम टू बॉटम पे आ जाती है कई बार, फिर मार्केट सस्टेन करने के लिए प्रयास कर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबी रैली रही। रैली के बाद मार्केट में लगातार गिरावट और चलती हुई नजर आई है। अभी ये कह सकते हैं कि ऊपरी सतह से नियरली करीब, यदि यहाँ पे प्राइस नियरली कितने के आसपास पहुंचा था, नियरली 21 रुपए के आसपास की प्राइस की बात करूँ तो यहाँ से 40% की डिस्काउंट पे अभी ये ट्रेड करती हुई नजर आती है। लेकिन इसका ट्रेंड ये दिखाता है, अब ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड कहता है जो यहाँ पे रिवर्सल चल रहा है, या रिवर्सल नहीं, मार्केट डिप की तरफ जा रही है। चलिए इनको जरा कोशिश करते हैं समझाने समझने को। पिछले 6 महीने में क्या हुआ, 6 महीने में अच्छी खासी पैसे बने भी हैं और बिगड़े भी हैं। जिन लोगों ने बॉटम पे लिया, पिक पे बेचा, वही काम ही होता है, इस पे प्राइसेस पे लेकर बेचना, क्योंकि मार्केट में कुछ नए प्लेयर आएंगे और पुराने प्लेयर अपने पैसे को कलेक्ट करेंगे। एक के लिए डिमांड बनती है फ्यूचरिस्टिक के लिए, एक के लिए वहां से निकलने वाली बात है। यहाँ पे देखा कि कंपनी को लेकर के सितंबर तक का जब रिजल्ट आया तो हम देख पाए कि यहाँ तक जो रिजल्ट का पॉइंट था वो लगातार वृद्धि दर्ज कर, जबकि अब केवल वायो वाई डेटा को बेस मान करके ये नहीं कह सकते कि कंपनी काफी बेटर रिजल्ट किया है। तो इस टाइम पे कारोबार नहीं होगी, आज कारोबार बनी है तो इसको 8,000% की ग्रो की बात किया, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली भी देखना चाहिए। तो चलिए उनको भी जरा हम नंबर की जो खेल है उसको भी समझते हैं, परसेंटेज भी देखेंगे। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग कहता है कि कंपनी में धीरे धीरे करके ग्रो पे आ रही है, 14 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट किया है, जिसका मार्केट कैप ने देखा कि करीब 136 करोड़ कहता है। और अल्टीमेट इसमें ये देखा कि प्रमोटर की बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, तो कभी भी मैनिपुलेट हो सकता है, मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको मार्केट के रिस्क के ऊपर डिपेंड किया जा सकता है। लेकिन जब आप इस नंबरों को देखते हैं तो यहाँ पे दिखता है कि मार्केट में सेल्स बढ़ रही है, लेकिन ऑपरेटिंग को लेकर के नुकसान दर्ज कर, ये कौन सी सेल्स है भाई? कंपनी में सेल्स किया तगड़ा, और आपने खर्चा भी तगड़ा किया, तो हाथ में प्रॉफिट क्या आया? 53 लाख का। और प्रॉफिट कहाँ से कंपनी कमा रही है? अदर सोर्स ऑफ इनकम से कमा, तो इससे अच्छा तो फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम से कमाना चाहिए ना। लेकिन चलिए, ये अपने इस बिजनेस को भी सस्टेन करने के लिए कर रही है काम मैनेजमेंट, मैं उसके प्रति नहीं जा दूंगा। ईयरली ग्रोथ की तरफ मूव करेंगे तो कहाँ पे 2 करोड़ 1 करोड़ की टर्नओवर हुआ करता था वो आजकल 26 करोड़ दिखता है, और प्रॉफिट भी करीब 2-2.5 करोड़ दिखता है, जो कि कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम नियरली 1 करोड़ के आसपास, और ओवरऑल 12 महीने के डेटाबेस में 4-5% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है। ये इनके लिए कुछ अच्छी संकेत दी। अब एक चीज को और समझनी है, वो है इनकी रिस्क को। रिस्क में देखा गया कि कंपनी जो भी अपनी कामकाज करती है, चाहे आईटी से रिलेटेड कामकाज करती हो, या प्रोडक्टिविटी से करती हो, या डिजाइनिंग से करती हो, इनके पैसे आते हैं 4 महीने में। कितने महीने में? 4 महीने में। तो ये 4 महीने में यदि पैसे आते हैं तो इनमें देखना जरूरी ये है कि इनका क्लाइंट बेस क्या है। क्या है? क्लाइंट बेस क्या है? क्लाइंट बेस के लिए हमें उनकी वेबसाइट्स पर जब विजिट कर रहे थे, ऐसा कोई बड़ी इंफॉर्मेशन ऐसा यहाँ पे नहीं दर्शाई कि हमारे पास कुछ क्लाइंट बेस भी काम है, या क्लाइंट के पास भी हमारे पास कौन सी क्लाइंट है, ऐसा कोई भी जिक्र उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर मेंशन तो नहीं किया है। सर्विसेज की बात उन्होंने मेंशन किया है, जहाँ पे बैक ऑफिस प्रोसेस को लेकर के कहती है कि हमारे पास ये सब प्रोसेस है, और क्लाउड पे बेस में काम के एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रीज की बात उन्होंने कहा, जहाँ पे इंश्योरेंस की, हॉस्पिटलिटीज़ को, हेल्थ केयर सेक्टर है, लेकिन उन्होंने क्लाइंट बेस की बिल्कुल ही बात नहीं की है अपने इस पोर्टल। अब इसको समझते हैं, क्या समझते हैं? इसको लेकर के यदि हम बैलेंस शीट को देखेंगे तो लगता है कि अच्छा, बोरिंग्स बिल्कुल ही नहीं था, अच्छी बात है। लेकिन ये कि जो 22 करोड़ की है, इसमें क्या कर रही है कंपनी? 22 करोड़ का यूटिलाइजेशन क्या है? एसेट्स उन्होंने जो क्रिएट किया तो फिक्स एसेट्स बिल्कुल नहीं है। 4 लाख की फिक्स एसेट्स की बात करते हैं, तो मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूँ, जो क्लाउड बेस्ड कंपनी कामकाज करती है उनके पास शायद लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल तो होगा, और वो 4 लाख की बात कहती है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन लोन्स एंड लायबिलिटीज, ये लोन्स वाला एडवांस जो सेक्शन है ना,
इसमें बड़ी तगड़ी अमाउंट है। अब ये हमें समझ नहीं आई, तो कंपनी के पास कभी खुद का पैसा नहीं था। क्या नहीं था? खुद का पैसा नहीं था। ये 22 करोड़ पैसा जो आया और गया, ये किसको दिया भाई? 22 करोड़ का पैसा आपने दिया किसको? अपने यहाँ पे रिजर्व में बुक किया, सॉरी सॉरी, अपने क्या यहाँ पे कैपिटल, यहाँ से यदि कनेक्शन को देखें, यहाँ पे इनके पास केवल कैपिटल है 20 करोड़ का, 2 करोड़ की रिजर्व थी, और 22 करोड़ की पैसे आपने किसको दिया, ये हमारे सामने समझ में हमें नहीं आया कि आखिर पैसा गया कहाँ। इससे पहले पैसा कहाँ था? इससे पहले ये पैसा कहाँ था? इससे पहले की बात करें तो कंपनी के पैसा अदर एसेट्स में अटका था, 2 करोड़ कैश इक्विवेलेंट पड़ा था, और अदर एसेट्स को कन्वर्ट करके सीधे लोन एंड एडवांसेस के अंदर ट्रांसफर कर देना। चलिए, शायद यहाँ पे डेटा एरर की सवाल हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको लेकर के जब हमने एक परसेंटेज लिया, जो आखिर इस कंपनी का जो रिस्क था इस कामकाज से, उसने 7% की नेट इनकम मार्जिन बनाती है। यदि डेटर्स को चर्चा करें तो डेटर्स कहते हैं कि 6% की बात, और जो प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पे डेटर्स का आंकड़ा देखा तो वो 72% कहती है, और इसमें 4 महीने की टाइम फ्रेम की बात कर, तो इसके अकॉर्डिंगली जो कंपनी का फंडामेंटली की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं कहती है, लेकिन ग्रोथ लेवल को देखते हुए ये कह सकते हैं कि यदि सस्टेन कर पाए आने वाले समय में, यदि इसको केवल पेनिक पर्पज से न बनाया हो, तो शायद आने वाले समय में बेटर रिजल्ट दे सकता है। जहाँ तक निवेशकों की सवाल है और पिछले कुछ हिस्टोरिकल डेटा का सवाल है, तो वो देखा गया कि सेल्स में लगातार बढ़ोतरी थी, प्रॉफिट में बढ़ोतरी थी, स्टॉक प्राइस में लगातार उड़ती हुई नजर आई थी, और निवेशकों के इंटरेस्ट माने तो 4,000 के आसपास निवेशक थे। प्रमोटर के अलावा ज़्यादातर जो होल्डिंग थी वो आम पब्लिक के पास था। पब्लिक में काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पे अपनी होल्डिंग के साथ बने हैं, 8%, 8%, 8%। ऐसा लगता है कि आम निवेशक के पास जो होल्डिंग है ना, वो बिल्कुल ही नहीं है, शायद आधा परसेंट या 1% क्या हो सकता है, जिसमें करीब 4,000 से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं कंपनी में। जहाँ तक पीयर्स को कंपेयर करें तो बजाज फाइनेंस इसको फाइनेंशियल सर्विस के अंदर कंपेयर किया जा रहा है। अब ये हमें समझ नहीं आया, ये कंपनी कहती है जो हम तो उसमें डील करते हैं, लेकिन इनको यदि आप इसके पेटेबल पोर्टल पर देखें तो ये इनका काम है अदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, और यहाँ पे बेसिस पे डेटा कहती है ये तो क्लाउड बेस्ड का काम काज कर। फाइनेंशियल सर्विस में क्या, अब ये इंश्योरेंस कहते हैं, गवर्नमेंट वेलफेयर फंड, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रेवल, अब ये यहाँ के लिए काम काज करती है, इनको लेकर फाइनेंशियल सर्विस के लिए काम करती है, या फिर कंपनी कुछ और काम करती है? जहाँ पे कंपनी की बात कहती है कि इनके पास क्या है, कहते हैं इनोवेशन सॉल्यूशंस, डेटा ड्राइवन की बात, क्लाउड ट्रस्ट, मतलब जो दिखाती है वो जो करती है, दोनों में डिफरेंसेस था, और वो दिखती है। यदि एनालिसिस एनालिसिस पार्ट को देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो कुछ अच्छी बातें भी निकल के आती है, और कुछ अच्छी बातें नहीं भी निकल के आती है। उनमें सब चीज़ों को देखें, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग पर्पस के लिए, काफ़ी कम का आंकड़ा दिखाती है। फिलहाल इसने 13 तारीख को एक प्रेस रिलीज की बात किया, वो सर उन्होंने ऐसा दिखा, रिजल्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई होगी। कंपनी 2024 में बोनस इशू किया था मार्च के महीने में, और अपने शेयर को भी स्प्लिट किया था। तो इसके अलावा यदि हम स्टैंडअलोन डेटा, इसकी होल्डिंग ऑन डेटा को देखें, जहाँ पे खास करके स्टैंडअलोन डेटा यहाँ पे होता है, तो रिवेन्यू में ही ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ कर रही है, नेट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसमें डिक्लाइन कर रही है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन करती हुई नजर आई। इन सब परत दर परत यदि हम पिछले 3 साल के रिकॉर्डेड डेटा को देखें, तो इनकी वैल्यू पिछले 3 साल में स्टॉक की बढ़ी है, करीब पिछले 3 साल में 260% तक की वैल्यू में वृद्धि दर्ज करती है। तो क्या पैसे कितने कमाए निवेशकों ने और कितने गंवाए, तो यहाँ पे निवेशकों की मन बात कहें तो अच्छे खासे पैसे कह सकते हैं कि बनाए होंगे। ठीक है, जो गिरावट की संकेत है उसमें अच्छे खासे पैसे तो नहीं डूबे, क्योंकि
नियर अबाउट की बात करूँ तो बार बार पैसे डूबे होंगे, क्योंकि मार्केट की सिंपल सी रूल है, क्योंकि मार्केट में नंबर ऑफ शेयर हमेशा लिमिटेड है दोस्तों। और पूरे कंपनी में 4 एम्प्लॉय हैं, नंबर ऑफ शेयर हमेशा लिमिटेड है, इसलिए हम हमेशा फोकस हाईलाइट करते हैं। 10 करोड़ 20 लाख नंबर ऑफ शेयर थे। इसमें से जिनके पास जैसा रहा और बाद में डिमांड सप्लाई को घटा के बढ़ा के जो बड़े प्लेयर होते हैं उनकी तरफ से मार्केट की सेंटिमेंट को, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को देखते हुए डिमांड में सेंटिमेंटल अपडेट होते रहता है। इसमें मार्केट हमेशा कई बार चलती है, कई बार गिरती रहती है। और इसी सिचुएशन में एक सिंगल सी गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले जब आप एंट्री करते हैं तो तो आपकी टारगेट क्या है। टारगेट मतलब हो गया आपकी प्लानिंग क्या है एंट्री करने का। निवेश का प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग का प्लानिंग है। जब ट्रेडिंग का प्लानिंग है तो पहले बिजनेस को समझना है, और निवेश का माने तो निवेश के लिए एक लंबे सेक्टर, लंबे पीरियड चाहिए। निवेश कभी भी छोटे पीरियड में नहीं हो सकता। लंबे पीरियड था 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो उसके लिए एक फंडामेंटल और एक फ्यूचरिस्टिक्स। तो आज ये कंपनी का फंडामेंटल कैसा रहा, आने वाले समय में इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है, जो आपके सेगमेंट वाइज या सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को दर्शाती है, आने वाले सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी बताती है। और शॉर्ट टर्म में केवल और केवल एसएल का यूज और दिखती हुई प्रॉफिट को बुक करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जिसके लिए कहते हैं कि प्रिंसिपल आपकी खुद की होनी चाहिए और एक डिसीजन होना चाहिए। और एक्सपेक्टेशन जो है, जो परसेंटेज वाइज हम देखते हैं, वो कहती है जो आप खुद की रिस्क फैक्टर कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है और रिस्क झेलने की कैपेसिटी कितनी है। उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जा सकता है, किया जा सकता है। कि हम आपको कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल नहीं कहते हैं। ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, जहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं बेटर लर्निंग अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग पर्पस को लेकर के, विदाउट किसी रिकमेंडेशन एडवाइजरी को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर एंड वॉचिंग।